पुलिस को एक युवक की डेड बॉडी मिली थी। राजा कुलंदर के गुनाहों का पर्दाफाश। राजा कुलंदर कौन है, तुम्हें मालूम है? हमारे पिता का हथियार है। ऐसे निस्संग हत्यारे को जीने का अधिकार नहीं है। राजा कुलंदर को फांसी नहीं मिल जाती तब तक हमें न्याय नहीं मिला है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसे लोग राजा कुलंदर के नाम से जानते हैं। एक ऐसा इंसान जिसे समझने की कोशिश करते हुए भी हमारा दिल कांप उठता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये दिल दहला देने वाली दास्तां। राजा कुलंदर का केस एक ऐसा केस है जिसका इतना भयानक अंजाम होगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। किसी इंसान की मानसिकता क्या हो सकती है वो कभी भी उसका चेहरा देखकर नहीं बताया जा सकता। कुलंदर एक ऐसे शैतान की कहानी है जो अपनी छल कपट और माहिर जासूसी से पुलिस को लंबे समय तक चक्कर में डालकर रखा। अपराध की दुनिया में राम निरंजन कोल का नाम बड़ा होता जा रहा था। वो आदिवासी कोल समाज से आता था, लिहाजा उसका रौब और दहशत देखकर उसकी जाति बिरादरी के लोग उसे कोल जाति का राजा मानने लगे। तभी उसका नाम राम निरंजन कोल की बजाय राजा कुलंदर हो गया। पुलिस की फाइल हो या आम लोग, सभी उसे राजा कुलंदर के नाम से जानने लगे थे। धीरे धीरे उसका यही नाम जुर्म की दुनिया में आम हो गया। कम ही लोग उसके असली नाम से वाकिफ थे। ये नाम उसके मनोबल और शक्ति को प्रदर्शित करता था जो उसने अपने आपराधिक कारनामे और रक्तीले सफर से हासिल की थी। उसके भेड़ी जीवन और खौफनाक कहानियों ने उसे एक ऐसे अद्भुत किरदार में बदल दिया जो लोगों के मन में डर और जिज्ञासा दोनों जगाता था। राजा कुलंदर के नाम से उसकी पहचान एक भयंकर क्रिमिनल के रूप में हमेशा के लिए छप चुकी थी। राजा कुलंदर का असली नाम राम निरंजन था। उसका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक छोटे से गांव में 1962 में हुआ था। उसके माँ बाप एक आम किसान परिवार से थे और उन्होंने अपने बच्चे को साधारण जीवन जीने की शिक्षा दी थी। बचपन से ही राम निरंजन एक चंचल और चालाक लड़का था जो अपने दोस्तों के साथ हमेशा किसी न किसी मुसीबत में पड़ा रहता था। उसका जीवन व्यवहारिक रूप से साधारण था, लेकिन उसके अंदर एक अंधेरा था जो धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। उसने सरकारी नौकरी के लिए प्रयास किया और एक एड हॉक कर्मचारी और ड्राइवर के रूप में काम करना शुरू किया। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक महिला से हुई जिसका नाम गोमती था, जिसने बाद में अपना नाम बदलकर फूलन देवी रख लिया। फूलन देवी एक लोकल पंचायत की सदस्य थी और दोनों ने मिलकर अपनी अलग दुनिया बसा ली थी। राजा कुलंदर और फूलन देवी का जीवन ऊपर से एकदम साधारण लगता था, लेकिन अंदर से ये दोनों एक खौफनाक राज छुपा कर बैठे थे। राजा कुलंदर ने अपना नाम भी राम निरंजन से बदलकर राजा रख लिया था, जो उसके मनोरथ को दिखाता है कि वो अपने आप को एक किंग के रूप में देखने लगा था। उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब राजा कुलंदर ने अपने पहले शिकार को मार डाला। ये शिकार कोई और नहीं बल्कि उसका साथी कालीचरण श्रीवास्तव था। कालीचरण एक कायस्थ था और राजा कुलंदर का मानना था कि कायस्थ लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। उसने कालीचरण की हत्या की और उसका दिमाग निकालकर उसका सूप बनाया और खाया, ये सोचकर कि उससे उसकी बुद्धि उसके अंदर आएगी। राजा कुलंदर का कारोबार भी अपराध की दुनिया से जुड़ा था। उसने एक गैंग बना रखा था जो गाड़ियों को लूटकर उन्हें बेचता था, लेकिन राजा का असली लक्ष्य पैसा नहीं बल्कि हत्या थी। उसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसका अंत तब आया जब उसने एक जर्नलिस्ट धीरेन्द्र सिंह को मार डाला जो उसके आपराधिक कारोबार का पता लगा रहा था। पुलिस ने जब उसके फार्म हाउस पर छापा मारा तो उन्होंने वहां कई सिर और इंसानी आवेश पाए जो राजा कुलंदर के भयानक अपराधों का प्रमाण थे। राजा कुलंदर की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपने अंतर मन के अंधेरे में खो गया और खौफनाक सीरियल किलर बन गया। उसका जीवन और उसके अपराध आज भी लोगों को डराते हैं और सीख देते हैं कि दिखावे पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद से जाना जाता था, जहां 14 दिसंबर 2001 को स्थानीय हिंदी दैनिक आज के पत्रकार धीरेन्द्र सिंह अचानक गायब हो गए। धीरेन्द्र सिंह का घर न लौटना उनके परिवार और सहयोगियों के लिए बेहद चिंताजनक था। धीरेन्द्र सिंह का मोबाइल फोन उनकी गुमशुदगी के मामले में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ। 16 दिसंबर की रात को धीरेन्द्र के फोन से एक कॉल की गई थी जिसे ट्रैक करते हुए पुलिस
च्योकी इलाके के एक लैंडलाइन नंबर तक पहुंची। ये नंबर फूलन देवी और उनके पति राजा कोलिंदर के नाम पर पंजीकृत था। च्योकी एक औद्योगिक क्षेत्र था जो प्रयागराज का जुड़वा शहर माना जाता था। फूलन देवी स्थानीय पंचायत की सदस्य थी और राजा कोलिंदर एक सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अस्थायी कर्मचारी और ड्राइवर के रूप में कार्यरत था। पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली और वहां से फार्म हाउस की जानकारी प्राप्त हुई जो नैनी में स्थित था। पुलिस ने इस फार्म हाउस की ओर रुख किया और वहां जो उन्होंने देखा वो बेहद चौंकाने वाला था। पुलिस को वहां राजा कोलिंदर के दिल दहला देने वाले अपराधों के सबूत मिले। फार्म हाउस की जांच में पुलिस ने देखा कि वहां मानव हड्डियों का ढेर लगा हुआ था और कुछ हड्डियों पर रंग भी किया गया था। ये दृश्य बेहद भयानक था। पुलिस ने राजा कोलिंदर को गिरफ्तार किया और उसने पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। धीरेन्द्र सिंह की हत्या के पीछे का असली कारण राजा कोलिंदर का अवैध गाड़ी व्यापार और हत्याओं की पोल खुलना था। सिंह को राजा कोलिंदर के गिरोह की गतिविधियों की भनक लग गई थी और राजा को डर था कि सिंह उसकी सारी सच्चाई दुनिया के सामने ला सकते हैं। इसी डर से उसने सिंह को हमेशा के लिए चुप कराने का फैसला किया। राजा कोलिंदर ने पत्रकार धीरेन्द्र सिंह को अपने फार्म हाउस पर बुलाया। सिंह को ये नहीं पता था कि वो अपनी मौत की ओर बढ़ रहे हैं। फार्म हाउस पहुंचते ही राजा ने अपने भाई वचराज के साथ मिलकर सिंह को मारने की योजना बनाई। वचराज ने सिंह के सिर पर गोली मारी जिससे उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। इसके बाद राजा ने सिंह के सर को धड़ से अलग कर दिया और उनके शरीर के बाकी हिस्सों को फार्म हाउस के पास फेंक दिया। पुलिस ने सिंह के शरीर, कपड़े और बाइक को फार्म हाउस के पास ही बरामद किया जिससे राजा कोलिंदर के जुर्म की पुष्टि हो गई। राजा कोलिंदर के अपराध सिर्फ पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की हत्या तक सीमित नहीं थे। उसने अपने गिरोह के साथ मिलकर कई अन्य हत्याएं की थी और इन हत्याओं के पीछे उसके कई सारे उद्देश्य थे। राजा कोलिंदर का मानना था कि मानव मस्तिष्क में ज्ञान का भंडार होता है। उसने सोचा कि यदि वो अपने पीड़ितों के मस्तिष्क को पकाकर खाएगा तो उसे उनका सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसी विचित्र विश्वास के चलते उसने अपने पीड़ितों के मस्तिष्क को पकाकर खाया। उसके फार्म हाउस पर एक डायरी मिली जिसमें उसने अपने सभी अपराधों का विस्तार से वर्णन किया था। इस डायरी में कुल 14 लोगों के नाम दर्ज थे जिनमें से पहले पीड़ित का नाम कालीचरण श्रीवास्तव था। श्रीवास्तव की हत्या का कारण ये था कि उसने राजा कोलिंदर से पैसे लिए थे और वापस नहीं कर रहा था। राजा ने श्रीवास्तव की हत्या कर उसका मस्तिष्क खा लिया और उसकी खोपड़ी को लाल रंग में रंग कर अपने फार्म हाउस में रख लिया। दूसरा प्रमुख नाम मोहम्मद मोइन का था जो राजा कोलिंदर का सहयोगी था और हाइप्नोटिज्म का जानकार था। राजा ने मोइन से भी पैसे उधार लिए थे और मोइन को मारकर उसकी खोपड़ी को भी अपने फार्म हाउस में रख लिया। राजा कोलिंदर ने इसी तरह कई अन्य लोगों को भी मारा और उनकी खोपड़ियों को अपने फार्म हाउस में सजा लिया। राजा कोलिंदर के अपराधों का पैटर्न बेहद विचित्र था। वो पहले अपने पीड़ितों के साथ मित्रता करता, उनकी मदद करता और फिर धीरे धीरे उनकी हत्या की योजना बनाता। वो अपने पीड़ितों को किसी सुनसान जगह पर ले जाकर उनकी हत्या करता और फिर उनके शरीर के हिस्सों को अलग अलग जगह पर फेंक देता। राजा कोलिंदर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके फार्म हाउस की गहन जाँच की और वहाँ से मानव हड्डियों का बड़ा भंडार बरामद किया। इन हड्डियों में से कई पर रंग किया गया था और कुछ पर नाम भी लिखे गए थे। पुलिस ने राजा की डायरी भी बरामद की जिसमें उसके सभी अपराधों का विवरण था। इस डायरी में कुल 14 लोगों के नाम थे जिनमें से कई नामों के आगे क्रॉस का निशान था जो इस बात का संकेत था कि राजा ने उनकी हत्या कर दी थी। राजा कोलिंदर की गिरफ्तारी के बाद उसे अदालत में पेश किया गया और उस पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। अदालत में लंबी सुनवाई के बाद 2012 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि राजा कोलिंदर आज भी खुद को निर्दोष बताता है और दावा करता है कि पुलिस और मीडिया ने मिलकर उस पर झूठे आरोप लगाए हैं। राजा कोलिंदर के अपराधों की कहानी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक साधारण से दिखने वाले इंसान के भीतर एक राक्षस कैसे छुपा हो सकता है। इस मामले ने न्याय प्रणाली और समाज को झंझोड़ कर रख दिया और राजा कोलिंदर का नाम हमेशा के लिए अपराध की दुनिया में कुख्यात हो गया।
राजा कोलिंदर का अपराध की दुनिया में नाम इतना कुख्यात हो गया क्योंकि उसका ऑब्सेशन सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके पीछे कुछ ऐसे विचित्र और मनोवैज्ञानिक कारण थे जो उसे और भी डरावना बना देते हैं। उसका सबसे चिंताजनक ऑब्सेशन उसका जाति व्यवस्था और मानव भोजन के प्रति था। राजा कोलिंदर ने अपने अपराधों के पीछे एक व्यवस्थित पैटर्न को अपना रखा था। उसका पहला ऑब्सेशन था जाति। वो अक्सर अपने शिकारों को उनकी जाति के आधार पर चुनता था। राजा कोलिंदर ने अपने शिकार की पहचान को लेकर बहुत ही चालाकी से काम किया। उसकी नजर में उसकी जाति का मान सम्मान सबसे ऊपर था। जाति के प्रति उसकी श्रद्धा और गुस्सा दोनों ही उसके अपराधों को प्रेरित करते थे। इसने उसके पीड़ितों में भी एक तरह का भय और संवेदनशीलता का माहौल बना दिया था, क्योंकि किसी भी समुदाय के व्यक्ति को अपना शिकार बना लेना उसके लिए मामूली बात थी। दूसरा और सबसे अद्भुत पागलपन था उसका मानव भोजन के प्रति। उसका मानना था कि मानव मस्तिष्क में ज्ञान और शक्ति का भंडार होता है। ये विचार उसने इतना गहरा अपना लिया था कि उसने अपने शिकारों के मस्तिष्क को पकाकर खाना शुरू कर दिया। उसका सोचना था कि इससे उसे उनका ज्ञान और शक्ति मिल जाएगी। ये मनोवैज्ञानिक अवस्था उसे एक सामान्य इंसान से एक खतरनाक अपराधी में बदल देती थी। वो अपने शिकारों के मस्तिष्क को काट कर उसे पकाकर अपने अन्न भोजन में शामिल करता था। इस अद्भुत और घातक रीति ने उसे सिर्फ एक हत्यारा नहीं बल्कि एक नरभक्षी बना दिया था। राजा कोलिंदर का ऑब्सेशन सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं था। उसके लिए हर हत्या एक अनोखा अनुभव था। वो अपने शिकारों के मस्तिष्क को खाकर आनंद और संतुष्टि का अनुभव करता था। उसने अपने फार्म हाउस को एक ऐसी जगह में बदल दिया जहाँ हर तरफ मानव हड्डियों का ढेर लगा होता था। ये हड्डियाँ रंग बिरंगी होती थी, जैसे कोई ट्रॉफी या यादगार हो। ये दिखाता था कि उसके लिए हत्या सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक उत्सव था। राजा कोलिंदर के इस ऑब्सेशन का एक और पहलू था उसकी डायरी, जिसमें उसने अपने सभी अपराधों का विस्तार से वर्णन किया था। इस डायरी में कुल 14 लोगों के नाम दर्ज थे, जिनमें से कई नामों के आगे क्रॉस का निशान था, जो इस बात का संकेत था कि राजा ने उनकी हत्या कर दी। ये डायरी सिर्फ उसके अपराधों का विवरण नहीं बल्कि उसके पागलपन और मनोवैज्ञानिक स्थिति का भी दर्पण थी। राजा कोलिंदर का ये ऑब्सेशन, जो जाति और नरभक्षी होने के आसपास घूमता था, उसे एक साधारण हत्यारे से कुछ अलग और बेहद डरावना बनाता था। उसका ये विचित्र विश्वास और उसके काले करतूतों ने उसे भारत के इतिहास में एक कुख्यात अपराधी बना दिया। राजा कोलिंदर का नाम हमेशा के लिए अपराध की दुनिया में एक डरावना उदाहरण बनकर रह गया है, जो सबको ये याद दिलाता है कि एक सामान्य से दिखने वाले इंसान के भीतर कितना बड़ा राक्षस छुपा हो सकता है। राजा कोलिंदर अभी कहाँ है? राजा कोलिंदर के गिरफ्तार होने के बाद उन्हें उसके घिनौने अपराध के लिए न्याय के अदालत में ट्रायल पर रखा गया। ट्रायल लंबा था और सबूतों की भारी जांच और गवाहियों का समर्थन शामिल था। 2012 में अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। उन्हें एक उच्च सुरक्षा जेल में शिफ्ट किया गया, जहां वो आज भी कैदी हैं। उनके दोषी ठहरने के बावजूद राजा कोलिंदर अब भी अपनी मासूमियत का दावा करते हैं और कहते हैं कि उन पे पुलिस और मीडिया द्वारा झूठा आरोप लगाया गया है। उन्होंने अपने दोषी ठहराव पर विरोध किया है, लेकिन अब तक उनकी सभी अपीलों को उच्च अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया है। वर्तमान में राजा कोलिंदर जेल में अपनी सजा काट रहे हैं, समाज से दूर। उनका मामला मीडिया और जनता के बीच महत्वपूर्ण ध्यान अट्रैक्ट किया है अपराधों के उग्रता के कारण। कई लोग अब भी राजा कोलिंदर की कहानी में रुचि रखते हैं और उनके उद्देश्य और मानसिकता पर ताज्जुब करते हैं। हालांकि वो कैद में होते हुए भी राजा कोलिंदर के अपराधों का प्रभाव समाज में गूंजता रहा है। राजा कोलिंदर की ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान का मन कितना गहरा और कितना खतरनाक हो सकता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम अपने आसपास के लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। ऐसे किस्से और कहानियाँ हमें ये सिखाती है कि हमेशा सावधान रहना चाहिए और कभी भी किसी पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी राजा कोलिंदर की कहानी। आशा है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।